अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रीट्स के हवाले से। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये क्या होते हैं, कितने इकसाम के होते हैं, आम लोग इनमें अगर इन्वेस्ट करें तो किस किस्म के रिटर्न्स हासिल किए जा सकते हैं। तो इस पर हमारी आज तफसीली बात होगी मोहम्मद एजाज साहब से, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आरिफ हबीब डॉलमन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड के। एजाज साहब, वेलकम टू नुक्ता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, बेसिक सवाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। रीट्स ज़रा एक्सप्लेन कर दें, ये क्या होती है? रीट्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हैं। बिल्कुल जिस तरह म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उनको लॉन्च करती हैं, इसी तरह रीट जो है वो म्यूचुअल फंड है जो एक रीट मैनेजमेंट कंपनी उसको लॉन्च करती है और उसका पर्पस होता है टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आपकी नॉलेज में होगा कि जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दे कैन ओनली इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स और स्टॉक्स। राइट। सो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि जिसके तहत आप पैसे को पूल इन करें फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जहाँ बात की, इसमें भी डिफरेंट काइंड्स हैं कि जी एक तो किसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की रीट अलग होता है, या एक डेवलप प्रॉपर्टी लेते हैं उसको आप रेंट के लिए, रेंटल इनकम के लिए जो है रीट बनाया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, जो मुख्तलिफ इकसाम है रीट्स की। जी बिल्कुल इसी तरह से है। हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो 2008 से इंट्रोड्यूस किया गया और उसको फिर एससीसीपी ने बहुत उम्दगी के साथ उसको इवॉल्व करवाया है जो इसकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एड्रेस करते हुए। जैसा आपने कहा कि एक तो तरीका है कि आप प्लॉट लें और उसके ऊपर कुछ डेवलप करें। अगर आप ऐसा रीट फंड बनाएं जो ये एक्टिविटी करे, उसको डेवलपमेंटल रीट कहा जाता है, और आप प्रॉपर्टी डेवलप करके उसे बेच दें या आप उसको रेंट आउट कर दें। सो बिल्ड टू सेल या बिल्ड टू रेंट दोनों इसमें अलाउड है। या बनी बनाई प्रॉपर्टी एक्वायर करें और उसको रेंट आउट कर दें, ये रेंटल रीट्स कहलाते हैं। ये दोनों एक्टिविटी मिला के एक ही फंड में करें तो वो हाइब्रिड रीट्स कहलाते हैं। ओके। और एक चौथी तरह का रीट भी है जिसको हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड रीट बोलते हैं, और वो है कि आप पैसे पूल इन करें और किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्ट कर दें। अगर आप एज अ डेवलपमेंटल रीट प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एज अ रेंटल रीट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उसको बिजनेस को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड रीट स्कीम के तौर पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ इन्वेस्टर हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में। तो 4 तरह की रीट्स अलाउड हैं। ओके। अच्छा, अब आम लोग जो हैं वो, अब वी ऑल नो के प्रॉपर्टी की वैल्यू ओवर द ईयर्स बहुत बड़ी है, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं ले सकते रियल एस्टेट में। तो उनके लिए क्या रीट्स एक वाहिद और अच्छा एवेन्यू है? रियल एस्टेट जो है ये एक स्पेशल एसेट है। स्पेशल एसेट इन द सेंस के जो ग्लोबली 70% वेल्थ जो है दुनिया की वो रियल एस्टेट में है, ग्लोबली, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, एवरीवेयर। सही। और बहुत सी इकोनॉमीज़ में रियल एस्टेट एक्चुअली इंजन ऑफ ग्रोथ है। हमारे पड़ोस में यूएई है, इसी तरह सऊदी अरेबिया में अभी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस तरह यूएस की इकोनॉमी है या यूके की इकोनॉमी है, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक बहुत फंडामेंटल नीड को एड्रेस करती है कि जहाँ लोग होंगे उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, बाज़ार चाहिए, मार्केट चाहिए, सिनेमा चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। तो जहाँ जहाँ रियल एस्टेट, हॉस्पिटल चाहिए, होटल्स चाहिए, जहाँ जहाँ रियल एस्टेट चाहिए वहाँ वहाँ रियल एस्टेट को एक मौजूद होना है। तो रियल एस्टेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, और दुनिया भर में ये 70% वेल्थ जो है वो रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि ये इसमें ज़्यादा मकदार में पैसा चाहिए, यानी आज आप कराची में हैं तो आपको कोई रियल एस्टेट एसेट ख़रीदना हो तो आपके पास कम से कम 2 करोड़ रुपए होने चाहिए कि आप कोई ढंग का लिवेबल एसेट ले सकें, और अक्सर लोगों के पास वो 2 करोड़ नहीं होते हैं। तो वो इसका एक मैकेनिज़्म बना दिया गया कि आप पूल करें और आप रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले लें ताकि आम आदमी रियल एस्टेट तक रसाई हासिल कर सके। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज़्म है। राइट। अच्छा, अब इसमें हम पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी कंपनी के कितनी रीट्स हैं और थोड़ी इसकी तफसील बताइए। कब लॉन्च हुई, इस पर कैसा रिटर्न अब तक मिला है इन्वेस्टर्स? आरिफ हबीब डॉलमन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड ये पहली कंपनी थी जो रीट के बिज़नेस में आई थी,
और ग्रुप ने और स्पॉन्सर्स ने बहुत कमिटमेंट शो किया। 2008 में कंपनी बनी और 2015 में पहला रीट फंड आया। और रीट रेगुलेशंस में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आरएमसी क्या करे, उसमें बिज़नेस मैनेज करना भी आरएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक बेसिक स्किल सेट होना चाहिए मैनेजमेंट के पास, जिसमें आप रियल एस्टेट के बिज़नेस को समझें, उसको वैल्यू कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। अगर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट को मैनेज करें और रेंटल है तो रेंटल को मैनेज कर सकें। तो ये पूरा एक प्रोसेस था लर्निंग का, जिससे हम गुज़रे। और 2015 में पहला रीट फंड आया। और रीट फंड्स जो हैं उन्हें लिस्ट कराना मैंडेटरी है ताकि जनरल पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर सके। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना ज़रूरी है और आपको फ़ंड बनाने के 3 साल के अंदर उसको लिस्ट कराना होता है। 2015 में जब हमारा पहला फंड आया था विच वॉज डॉल्मेन सिटी रीट, वो फंड फॉरेन लिस्ट हो गया था जून 2015 में। उसके बाद फिर एक लल आ गया क्योंकि रीट का जो इकोसिस्टम है वो ज़रा ज़्यादा इलेबरेट है। जब हालात थोड़े चैलेंजिंग होते हैं तो पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म हो जाता है, क्योंकि आप चैलेंजेस को बहुत दूर तक फोर्स ही नहीं कर सकते हैं। तो सबका ये डिज़ायर होती है कि चीज़ जल्दी शुरू हो, जल्दी ख़त्म हो। थोड़ा सा इस पर तफसील से बताएंगे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस की ज़ाहिर आप बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं कि मैक्रोज में वोलेटिलिटी है, इंटरेस्ट रेट्स वोलेटाइल हैं। आपने जब बोरो किया तो इंटरेस्ट रेट कुछ हैं, फिर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी है, इन्फ्लेशन है, इन तमाम चीज़ों से आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वोलेटाइल है। और इन रिस्क को हेज करने का कोई मेकैनिज़म नहीं है, तो वो कोई इंजेन्युइन मेकैनिज़म जो है स्पॉन्सर्स को ढूंढने पड़ते हैं। सो पाकिस्तान में सब लोगों की ये डिज़ायर होती है कि पे बैक पीरियड जल्द अज जल्द हो, ताकि जब वो साइकिल के शुरू में इन्वेस्ट करें तो वो बैड साइकिल आने से पहले वो एग्जिट कर सकें। रियल एस्टेट में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो करनी पड़ती है, सो उसकी वजह से आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको पूरा रियल एस्टेट का इकोसिस्टम देखना हो तो हमें 4 लेवल पे रेगुलेटर से डील करना पड़ता है। नंबर 1 SECP जो रीट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है, वो इसका कस्टोडियन है और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को पॉपुलर किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट है हर तरह का। घर वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है कि तकरीबन कोई 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। सो वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। बैंक्स जो हैं वो रियल एस्टेट को लेंड नहीं कर रहे हैं। डेट मॉर्गेज फाइनेंस GDP रेशो हमारी लोएस्ट है दुनिया में। सो SECP सब एफर्ट्स कर रहा है कि ये हाउसिंग की शॉर्टेज को जो है उसको एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा भी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट है, जैसे मैंने कहा होटल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, मॉल्स हों, सिनेमाज हों, स्कूल कॉलेजेस हों, यू नेम एनी, वो शॉर्ट हैं। इसलिए कि उनको बनाने के लिए सरमाया चाहिए, और सरमाया भी ऐसा जो ज़रा पेशेंट हो नेचर में, यानी क्विक बक्स नहीं बनते हैं, और आपको थोड़ा विजन दिखानी है, थोड़ी कमिटमेंट दिखानी है लंबे अरसे के लिए। सो एक तो आपको SECP के साथ एंगेज होना है, और SECP का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि जो स्मॉल सेवर है उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों। इस प्रोसेस में वो कई दफ़ा रेगुलेशन ऐसी बन जाती हैं कि वो ऑपरेबल नहीं रहती हैं, आप उसके अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हम बहुत एक्टिवली एंगेज्ड हैं, और पूरी इंडस्ट्री जो है SECP, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा काम मुझे जो महसूस होता है वो रीट्स के ऊपर कर रही होती है। राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ एंगेजमेंट होती है, और फिर हम रीट रेगुलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। और अभी रीट रेगुलेशन जिस हालत में है वो बहुत अच्छे हैं कि आप उसमें रहते हुए बिजनेस कर सकते हैं रियल एस्टेट का। तो एक तो आपको SECP से डील करना है, ठीक है। दूसरा, इस बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए, और पाकिस्तान में पैसे सबसे ज़्यादा बैंकों के पास हैं। सो बैंकिंग मेरा ख्याल है अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। सो एक्चुअल लिक्विडिटी और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बैंक्स के पास हैं, तो बैंक्स को रीट में पार्टिसिपेट कराने के लिए स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है कि वो इसकी रिस्क वेटेजेस को प्रॉपर रखे, वो लिमिट्स
इतनी दे के बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। Right. तो ये दूसरा रेगुलेटर है। और इसमें फिलहाल क्या इसमें पोजीशन स्टेट है? बैंक बैंक्स को लिमिट्स दिया हुआ है, Limits दी हुई हैं। दी हुई हैं, और बैंक सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं रीट्स के अंदर। इनको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि इम्प्रूवमेंट की रूम तो बिज़नेस में रहता ही है, Right. और वो कांस्टेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। तो लेकिन अभी जो एक डिज़ायरेबल लेवल होना चाहिए वो बैंक्स अभी की मौजूद पार्टिसिपेशन है, का, वो मौजूद है, वो है। वो मौजूद है। Okay. इसके अलावा तीसरा जो है, जो लैंड मैटर्स हैं, 18वीं तरमीम के बाद वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। Right. तो आपको लैंड ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस फॉर एग्जांपल, वो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ डील करना है। Right. फिर जो चौथा है वो है इनकम टैक्स। हमारी जो इनकम टैक्स रिजीम है वो बहुत बुरी है, यानी उसमें रहते हुए बिजनेसेस का फ्लरिश करना मुझे इम्पॉसिबल टास्क लगता है। अगर आप निकालेंगे कि हम क्यों बिज़नेस के लिए अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर को भी बोलते होंगे, परचेजिंग पावर भी बोलते होंगे पब्लिक की, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे टैक्सेशन रिजीम लगती है। हमारा टैक्सेशन जो है वो एक्सेसिव है, और वो लिक्विडिटी को ड्रेन कर देता है बिजनेस में से। सो उसके लिए हमको उनके साथ एंगेज होना, तो 4 रेगुलेटर्स के साथ एंगेज होना और ऐसा एक कंड्यूसिव माहौल बनाना, और फिर ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आना जो एक टाइम लेता है बनने के लिए, और उसमें सीरियस कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो उसके लिए आपको इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को जमा करना है, फिर उसमें फंड रेजिंग करनी है, उसमें बैंकों का रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग गेम कि आप रीट का एक अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम बना सकें। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि लोग रीट्स और लॉन्च करें, या अभी कहीं पे आप समझते हैं कि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो हमको लेकर आनी है ताकि यहाँ मज़ीद रीट्स आएँ? एक बड़ी ऐसी सेइंग है बिजनेस में, वो कहते हैं कि बिजनेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज दे आर फाइनेंस्ड, यानी कि जिस तरह से भी आप बिज़नेस को फाइनेंस करते हैं आप वैसे ही ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आप अगर फॉर्मल फाइनेंस लेंगे तो आपकी कंपनी डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड होगी, आपकी रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल है, आप अलग तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है। आप लिमिटेड प्राइवेट कैपिटल से ऑपरेट करेंगे तो आप डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। सो रियल एस्टेट है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, ये तो सब जानते हैं, राइट। और वो फॉर्मल फाइनेंस उसको अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से प्रैक्टिसेस ख़राब हो गई। यानी अगर आप कराची में नज़र दौड़ाएं तो मैं आपसे कहूँ कि आप बिल्डिंग्स के नाम लें जिन्हें आप बता सकें कि ये खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं रीजनली, डिफ़िकल्ट टू काउंट। और आप सोचिए कि किस ज़माने में हमने HBL प्लाज़ा बनाया था, एक उसमें आर्किटेक्चरल सेंस था, एक उसमें उसकी ग्रेस थी। वो बिल्डिंग्स नहीं बन रही, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा कमर्शियल, इनके आप बिल्डिंग को देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गुर्बत की मारी हुई है, ये गुर्बत की मारी है। बिकॉज बिल्डिंग बन जाती है तो उसको तो 50-100 साल तक रहना है, राइट। और उसमें फैमिली को ग्रो करना है, जनरेशंस रहेंगी, नीड्स चेंज होंगी, तो उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना इतना आसान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। जो 4 रेगुलेटर्स की आपने बात की ना, SSCP के साथ आप कर रहे हैं, स्टेट बैंक के साथ कर रहे हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इश्यूज़ हैं वहाँ पे भी डू यू थिंक कि कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि रीट्स की डेवलपमेंट आसान हो, उस पर ज़्यादा लोग आएँ, उसको लॉन्च करें, पैसा लगाएं? देखिए, पहली रीट आई 2015 में कराची में, और उसमें सिंध गवर्नमेंट ने हमको बहुत सपोर्ट किया। सिंध गवर्नमेंट को मैंने बहुत प्रोग्रेसिव पाया, स्पेशली मुराद अली शाह साहब को। उस ज़माने में राजपूत साहब होते थे, सोहेल राजपूत साहब होते थे सेक्रेटरी फाइनेंस। मैंने उनको बहुत हेल्पफुल पाया, हमारी बात समझे, और उन्होंने रीट्स के लिए ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को एडजस्ट किया। फिर वो एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए सिंध में, जिसको फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट था। प्रॉब्लम क्या है एक पाकिस्तान में कि अगर आप ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप हर चीज़ डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र टैक्स बढ़ जाएगा। और 99% केसेस में लोग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं FBR वैल्यू पे। तो वो सिंध गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग रेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये था कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ भी हो, आपका ट्रांसफ़र टैक्स जो है वो FBR रेट पे निकलेगा।
ओके सो उन्होंने FBR रेट डिवाइडेड बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू एक फ्लोटिंग रेट निकाला। ओके तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू FBR रेट का 10 गुना है तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी 0.1% हो जाएगी। ओके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा ताकि आप डिस्क्लोज करें। ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्टर था कि हमारे पास ट्रांसफ़र के टाइम पे विद होल्डिंग टैक्सेस हैं 236K और 236K जो बायर और सेलर को पे करने होते हैं, ओके तो वो फिर ज़्यादा लग जाते थे। सो हमने तो ये खतूत लिखे कि भाई आप FBR से भी कहें कि वो भी फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट को पे आ जाए ताकि ट्रांजैक्शन वैल्यू डिस्क्लोज तो हो। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स भी मुझे लग रहा है कि वो अंधेरे में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कोई रिलायबल डेटा नहीं है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन किस रेट पे हुई है, सब सुनी सुनाई है। उससे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। लेकिन अभी उन्होंने पिछले साल सिंध गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग रेट के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। अब हम उससे दोबारा उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करें। पंजाब ने रीट्स को, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्चुअल वैल्यू डिस्क्लोज होती है, तो उन्होंने ट्रांसफ़र ड्यूटी को 0.5% किया हुआ है, जिससे वो रीट्स को थोड़ा रिलीफ मिला है। तो ये प्रोविंसेस अगर उसको यूनिफॉर्म बना दें कि ट्रांसफ़र टैक्सेस को कम कर दें और फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है FBR है हमारा, वो भी अपने टैक्सेस को फ्लोटिंग रेट की बेसिस पे ले ले, बिकॉज टैक्स तो आपको उतना ही आ रहा है। राइट अभी लोग मिस स्टेट करके आपको कम टैक्स दे रहे हैं। अगर वो फुली डिस्क्लोज करके आपको वही टैक्स पे करें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपकी नॉलेज में तो होगा कि ट्रांजैक्शन हो किस रेट पे रही हैं, आप पॉलिसीज तो बना सकेंगे बेहतर। तो फिर अभी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस बुरा है कि रीट सिर्फ पंजाब में अच्छा है कि वहाँ पे रीट को ट्रांसफ़र जो है वो 0.5% पे है स्टैम्प ड्यूटी, वो ज़रा तो बेहतर। आपने प्रपोज किया है सिंध गवर्नमेंट को भी कि यही कर दें? भी, KP को भी, पंजाब को भी, पूरे मुल्क में एक जैसा सबको होना चाहिए। सबमिशन दी है। तो बस ज़रा मुझे लगता है कि सब जगह एक फायर फाइटिंग का माहौल ज़्यादा है और स्ट्रेटिजिक थिंकिंग का माहौल कम है। बट आई होप कि जिस तरह से हमारा फोकस अब आता जा रहा है इकोनॉमिक में, ये सब ने रियलाइज़ किया है कि गेम तो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करना है तो आपको डिटेल्स में भी जाना पड़ेगा, सही और आपको थिंकिंग को भी स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ेगा। बट आई थिंक इट विल टेक अ वाइल, बिकॉज वो माइंडसेट को चेंज करते हुए ज़रा टाइम लगता है। उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताइए कि एक आम शख्स जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है रीट में, तो वो कैसे कर सकता है? लोगों को इन्वेस्टमेंट सोचनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बगैर समझे नहीं करनी चाहिए। आप खुद उस बैकग्राउंड से हैं। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करना या जुआ खेलना ये बुरी आदत है। कंपनी में इन्वेस्ट तभी करें जब आपको मालूम हो कि ये कंपनी क्या करती है। सो मुझे उस लिहाज से रियल एस्टेट बहुत अच्छा एसेट लगता है कि ये सिंपल है। बस ये मकान है या ये दुकान है, इसका इस्तेमाल बस या किराए पे चढ़ जाएगी या ये बिक जाएगी। इस्तेमाल भी लिमिटेड है, रिस्क भी कम है, और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है और सिंपल है। तो हम लोगों ने जो 2 रीट्स लॉन्च की, जैसे 2015 में डॉल्मेन सिटी रीट आई, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनका रिटर्न तकरीबन 400% प्लस से ज़्यादा हो गया 2015 से अब तक। एनुअलाइज रिटर्न पिछले 10 साल में उसका कोई 22% प्लस है, विच इज़ वेरी हेल्दी। इसी तरह ग्लोब रेजिडेंसी, और ये सिर्फ कैलकुलेट किया हुआ है आपने जो डिविडेंड पे आउट किया है, या इसमें कैपिटल गेन भी शामिल है? टोटल रिटर्न की बात करें। इसी तरह ग्लोब रेजिडेंसी रीट हमने दिसंबर 2022 में 10 रुपए पे ऑफ़र किया था, उसमें कोई 8.5 रुपये का तो डिविडेंड आ चुका है अभी तक, और उसकी प्राइस जो है वो डबल हो चुकी है। तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि क्या बिजनेस है, क्या रिटर्न है, और फिर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। रीट आपको लिक्विडिटी भी देता है, रीट आपको एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। आप हर महीने लाख रुपए के यूनिट्स खरीद लें या 50,000 रुपए के यूनिट्स खरीद लें, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और रिवॉर्ड्स जो हैं वो अच्छे हैं। पाकिस्तान में रिटर्न्स अच्छे हैं। वैल्यूएशन की टर्म्स में अगर आप हमारी मार्केट को देखें तो मेरा ख्याल है वो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव होगी। 6, 7, 8 के मल्टीपल पे कोई मार्केट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जितना होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि 2 रीट्स आपने लॉन्च किए हैं, अब इन द नियर फ्यूचर
क्या कोई और प्लान है, कब तक प्लान है, ताकि इन्वेस्टर्स जो ये देख रहे हैं वो फिर सेव कर रहे हैं और फिर वेट करें कि आपका रीट लॉन्च हो तो उसमें इन्वेस्ट करें? मैंने बताया पाकिस्तान में पहली रीट 2015 में आई थी। ये साउथ एशिया की पहली लिस्टेड रीट थी, तो हमने इंडिया को बीट कर दिया इसमें। ओके 2015 में। उसके बाद फिर कोई टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स आ गए और फिर रीट्स नहीं आ पाई। फिर 2022 में ये सारे रेगुलेटर्स जो थे उन्होंने मिलकर इस मसले को हल किया। सो टैक्सेशन भी इम्प्रूव हुई, बैंकों की पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हुई, एसएससीपी ने रेगुलेशंस को बहुत अच्छा कर दिया, स्टेट बैंक ने बैंकों को अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग रेट वगैरह ट्रांसफर सब हो गया। तो 3-4 चीज़ें अच्छी हुई, तो उस दौरान फिर रीट फंड्स आए। तकरीबन एज वी स्पीक कोई 20-21 रीट फंड्स बन चुके हैं, जिनको ये बने हैं 22-23 में। तो ये 25-26 में अब आना शुरू हो जाएंगे। एक हम अपनी रीट बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, मेरा ख्याल 1 महीने में आ जाएगी। इसके बाद फिर एक चेन है, क्योंकि 15 फंड्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं जिनको लिस्टिंग में लाना है ग्रेजुअली। ठीक है। और ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो आपके नया नाज़िमाबाद हैं वह उसके होंगे? इसमें हमारे पास नया नाज़िमाबाद के प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर डॉल्मेन है, डॉल्मेन सिटी इस्लामाबाद शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो भी रीट में है। इसी तरह लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वो भी रीट में कर रहे हैं। इसी तरह सुरजानी में हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्लान किए हैं, मिड इनकम हाउसिंग का, अपार्टमेंट्स हैं और उसमें बहुत ब्लू चिप जो हैं हमारे स्पॉन्सर्स हैं और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के साथ और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। सो अच्छी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। ऐसा काउंट करता हूँ तो हमारे पास मेरा ख्याल है ₹1 ट्रिलियन प्लस के प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पे इस वक्त काम हो रहा है। और उसमें बैंकों ने भी पार्टिसिपेट किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, लीडिंग बिजनेस हाउसेस ने पार्टिसिपेट किया। इन सब के पार्टिसिपेशन से हमारी ड्यू डिलिजेंस का लेवल इम्प्रूव हो गया, हमारी वर्किंग हैबिट्स इम्प्रूव हो गई, ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हुई हैं। और फिर डेवलपर्स जो हैं उनके यहाँ भी एक अवेयरनेस आ रही है कि उनको भी रीट्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स डेवलप करने, लेकिन उसको सरकार थोड़ा सहल बनाने की ज़रूरत है। टैक्सेशन में मुझे लगता है कि दुनिया भर में हमेशा एक चैलेंज रहता है, पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा चैलेंज्ड है, उसको एड्रेस करना चाहिए। एक अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपसे एक स्पेसिफिक बात डिस्कस करना चाहूँगा। जुलाई 2024 से पहले रियल एस्टेट होल्डिंग पे एक कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन थी जो होल्डिंग पीरियड से लिंक थी। यानी अगर आपने बिल्ट प्रॉपर्टी ली है, अपार्टमेंट लिया है, घर लिया है, तो वो 4 साल तक होल्ड किया है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। अगर आपने ज़मीन ली है, प्लॉट लिया है, तो वो 6 साल तक होल्ड कर लिया तो वो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं था। ठीक है। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन है ये नॉन बिजनेस इनकम के लिए है। अगर आपने कहा कि मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट डेवलप करना, बनाना, बेचना, तो फिर ये एग्जेम्पशन लागू नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ ने, ये जो एक एनॉमली है, उसने बहुत से लोगों को फोर्स किया कि वो एक कंपनी बनाए जो रियल एस्टेट का बिजनेस करे और वो खुद टेक्निकली, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो उनको ये कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अवेलेबल है। तो इस पे एक बहुत डिबेट हुई थी और बहुत इस पे काम हुआ। 2008 में जब रीट रेगुलेशंस आए तो उसमें भी ये सारे IFC, वर्ल्ड बैंक, IMF ये कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो उन्होंने एक बहुत इनेबलिंग क्लॉज रखा कि लोग रीट में आएंगे क्यों, एकदम से आप पाकिस्तान में कैपिटल रेज नहीं कर सकते। 2 ही सोर्सेज हैं, कैपिटल मार्केट है, बैंक्स हैं। बैंक्स रियल एस्टेट में नहीं जाते फॉर रीजंस वेल नोन कि उनका 60-65% तो वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में चला जाता है, फिर जो बाकी बचता है वो ब्लू चिप क्लाइंट्स को दे देते हैं, तो पैसे बचते ही नहीं हैं रियल एस्टेट को देने के लिए। और कैपिटल मार्केट हमारी बहुत मिनिस्क्यूल है इन कंपैरिजन, 2.5-3-4 बिलियन का इशू, और मेरा ख्याल है साल के 2-3 इशूज़ आते हैं, 4 इशूज़ आते हैं। सो इनकरेज करने की ज़रूरत थी कि वो बिजनेस हाउसेज जो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट लाएं और रीट के थ्रू फंड रेजिंग करें। सो डॉल्मेन ने किया हिम्मत, अपना प्रोजेक्ट डॉल्मेन सिटी को डाला। और फिर जब वो रीट में आए
तो उन्होंने उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट को एंजॉय किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक बड़ी एंटरप्राइज प्रोफेशनल तरीके से रन करें, जहाँ पे क्वालिटी प्रोफेशनल्स आपको ज्वाइन कर सकें और फिर वो आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी को अपलिफ्ट कर दें। सो डॉलमेन ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। बिल्कुल। अब डॉलमेन ने अपनी प्रॉपर्टी जब रीट में ट्रांसफ़र की तो उसको टैक्स नहीं लगना चाहिए, स्पेशली जब वो उसको कैश भी नहीं मिल रहा। वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर रहा है रीट के लिए। तो लेकिन जब वो प्रॉपर्टी रीट में जाती है तो वो ट्रू सेल के थ्रू जाती है, कन्वेंस डीड होती है, अकाउंटिंग एंट्री में वो कैपिटल गेन आता है। तो ये तमाम जो मल्टीलैटरल वो थे इदारे, वो ऑन बोर्ड थे और उन्होंने एक क्लॉज 99A सेकंड स्केड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डाला कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू रीट विल नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन, और वो एग्जाम था। 2008 से ये क्लॉज इफेक्टिव रहा। 2023 में वो एक्सपायर हुआ और अंडर द ये ओवरवेल्म प्रेशर के भी IMF बोल रहा है कोई एग्जाम्शन नहीं होनी चाहिए। वो एग्जाम्शन नहीं है। राइट। आपके पास रियल एस्टेट है, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, आप रीट में आना चाहते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी ट्रस्टी को ट्रांसफ़र होगी। वो ट्रांसफ़र के टाइम पे एक बुक गेन आएगा, एक्चुअल नहीं है। बिल्कुल। आपको यूनिट्स मिलेंगे और प्रॉपर्टी चली जाएगी, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होना चाहिए। वो एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होगा तो मैं बार बार जाता हूँ, जैसे मैं प्रेजेंटेशंस देता हूँ, लकी वन मॉल है, ये रीट में क्यों नहीं है? वो रीट में डालेंगे और बोलेंगे टैक्स लग गया, और रीट के बाहर ऑपरेट करते रहेंगे। बिल्कुल। पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। अभी डॉलमेन सिटी रीट में 11,000 यूनिट होल्डर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह 400% रिटर्न किया। तो छोटे आदमी को एवेन्यू चाहिए कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके, वो तो उसको फैसिलिटेट तो करने की इसमें ज़रूरत फिर है। आई मीन ये तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो क्यों अब तक FBR ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? बताया ना, फायर फाइटिंग हो रही है, फायर फाइटिंग हो रही है। उनका सिर्फ फोकस है कि वो टारगेट मीट करना है IMF का। उनको बस रेवेन्यू चाहिए, बस। और वो समझ नहीं रहे हैं कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। आपकी प्रॉपर्टी है, आप ऑपरेट कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ उसको रीट में ट्रांसफ़र कर दें। आप ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी पे करने को तैयार हैं, वो भी गवर्नमेंट की इनकम है। फिर जब वो रीट में आ जाएगा तो हर चीज़ डिस्क्लोज हो जाएगी। तो आई गेस इसको भी फिर आपको मेरे ख्याल में किसी और फोरम पे लेके जाना पड़ेगा। और मुझे एक और भी चीज़ फील होती है पॉलिसी मेकिंग में। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान में बात हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ई-व्हीकल्स की बात हो रही है, IT की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। कोई नहीं समझ रहा है कि हाउसिंग बेसिक नीड है। बिल्कुल। कराची में बोलते हैं आरिफ हसन साहब, फेमस हमारे टाउन प्लानर हैं, कि 50% पॉपुलेशन वो अनरेगुलेटेड स्लम्स में रह रही है। मिजरी है, हेल्थ के इश्यूज भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हैं, इकोनॉमिक वेलबींग के इश्यूज भी हैं। ये सब चीज़ों को आप रेगुलेट कर सकते हैं और आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपके पास टूल अवेलेबल है, बट आप नहीं कर रहे हैं। सो ये हैरान कुन है मेरे लिए, और हम इसमें एफर्ट्स में लगे हुए हैं कि और क्या आप समझते हैं कि जब तक ये नहीं होगा नए रीट्स मुश्किल है आना? मुश्किल हो गया। चैलेंज जाहिर है कि चैलेंजिंग है, क्योंकि जिन्होंने बिजनेस कंपनी बनाई और अपनी रियल एस्टेट को कंपनी में डाला, वो रीट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको टैक्स लग जाएगा, उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो वो रीट में क्यों डालेंगे? और वो लोग हैं जो रीट को समझते हैं। बिल्कुल। आम आदमी तो रीट को अभी समझ ही नहीं रहा है। मैनेजमेंट करना, डॉक्यूमेंट करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ तो समझती हैं इसके बेनिफिट को। आम आदमी बेचारा जो छोटा बिजनेस ऑपरेटर है, वो तो अभी नहीं समझ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक आई ओपनिंग एक होनी चाहिए कि हाउसिंग को निगलेक्ट नहीं करें। आम आदमी के लिए इतना अच्छा रिटर्न है, यानी 22% का रिटर्न, और ये बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या, अगर आपने बॉन्ड ख़रीदा होता तो बॉन्ड मैच्योर हो जाता और आप दोबारा उसको नए रेट पे ख़रीदते। डॉलमेन का किराया बढ़ रहा है हर साल, तो आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है, जो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी दे रहा है। वो शरिया कंप्लाइंट भी है, आपको जहनी और दिली सुकून भी हासिल है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
बट ऐसा है कि करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलें एजाज साहब, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू।